देखो अभी उसको कंटिन्यू करेंगे अपन। स्टेट नाम का टॉपिक तुम्हारे सामने आ रहा है ना। सब लोग केयरफुली देखो। स्टेट, कंफर्टेबल है सब लोग? वेलकम इन जीसीए डिजिटल एकेडमी। आनंद सर की तरफ से आपका स्वागत है। आप अच्छे से देखो, अभी कंफर्टेबली देखो, धीरे धीरे उसको अपने को बहुत अच्छे से समझना है। रेडी है सब लोग? कंफर्टेबल है? चलो देखो उसमें। हाँ। State. With a few exceptions, all the fundamental rights are available against the state. Under Article 12, unless the context otherwise requires, the state includes. देखो इसका मतलब क्या है कि थोड़े से एक्सेप्शन छोड़ दो, पर सारे जो फंडामेंटल राइट है वो अगेंस्ट द स्टेट है। अब स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, तो पूरी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट 3 प्रकार की हो सकती है। गवर्नमेंट जो है, मान लो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार जिसको बोलते हैं अपन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है जिसको अपन यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं। और एक आधी लोकल अथॉरिटी होती है, ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, क्या है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? The state includes A. The government and parliament of India. B. The government and the legislature of each of the states. And C. All local and other authorities. देखो अभी गवर्नमेंट्स का मतलब क्या दिया है? द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स का मतलब यानी स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है ना। पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्स मतलब क्या है? लोकसभा राज्यसभा जो रहती है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, तो वो आती है उसमें। पार्लियामेंट्स मतलब स्टेट। दूसरा गवर्नमेंट्स मतलब लेजिस्लेचर्स ऑफ ईच स्टेट। देखो सेंट्रल लेवल पे, आप बचपन में सिविक्स में सीखे होंगे, सेंट्रल लेवल पे क्या रहता है? हाँ करेक्ट, सेंट्रल लेवल पे रहता है लोकसभा और राज्यसभा, जो केंद्र सरकार, वहाँ पे खासदार एमपीज बोलते हैं उसको, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड लेवल पे क्या है? लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब विधानसभा और विधान परिषद राज्य में रहती है। अपने लिए मुंबई में है, और पता है नागपुर में भी वो हिवाड़ी अधिवेशन करके बोलते हैं मराठी में, है ना, विंटर सेशन होता है, तो वो भी होता है। तो अपने महाराष्ट्र में नागपुर में भी है और मुंबई में भी है। क्या है वहाँ पे? विधानसभा और विधान परिषद है, तो वो है स्टेट लेजिस्लेचर, मुझे लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, हर राज्य में है, सिवाय वो यूनियन टेरिटरीज है ना, वो छोड़कर, खास करके पांडिचेरी वगैरह छोड़कर वो है। और सी नंबर आपको दिख रहा है लोकल अथॉरिटीज़, है ना। लोकल अथॉरिटीज़ विद इन टेरिटरीज ऑफ इंडियाज़ एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। बस कुछ नहीं है, सिंपली एकदम सिंपल शब्दों में स्टेट मतलब क्या है? पूरे भारत लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, जिसको पार्लियामेंट से थ्रू रिप्रेजेंट्स करना है। एक आधे राज्य लेवल पे, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, इन लेवल पे अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद। वहाँ पे कौन बैठते हैं? MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज, आमदार जिसको बोलते हैं अपन। और तीसरा लेवल है लोकल अथॉरिटी, जो हर मान लो इकाई लेवल पे रहती है। इकाई लेवल मतलब यूनिट लेवल, खास करके डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नगर परिषद रहती है। थोड़ा बड़ा जिला है, अमरावती है, नागपुर है, पूना है, मुंबई है, तो वहाँ पे महानगर पालिका होती है ना, कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं। थोड़ा छोटा है तो वहाँ पे पंचायत समिति रहती है, ग्राम पंचायत रहती है, गट ग्राम पंचायत भी रहते हैं। उतना डीप में अपने को जाना नहीं है, बस आप ऐसा समझ लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका, जिला परिषद, ये सब जो है ना लोकल अथॉरिटीज़ के टाइप से, दिस ऑल आर कॉल्ड द लोकल अथॉरिटीज़। सो व्हाट इज स्टेट? ये पेज क्या समझा तुमको? स्टेट मतलब पार्लियामेंट एट इंडियन लेवल, लेजिस्लेचर्स एट स्टेट लेवल एंड लोकल अथॉरिटीज़ एट लोकल लेवल, यवतमाल की नगर परिषद, देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ये सब कुछ आता है। चलो अभी अगला पेज देखो। सब कंफर्टेबल है? The expressions local authorities refers to authorities the municipalities, district boards, panchayats, improvement trust, port trust and mining settlement boards. In Ajay Hasia versus Khalid Mujib, AIR 1981, Supreme Court 481, the Supreme Court has enunciated the following test for determining whether an entity is an instrumentally or agency of the state. देखो लोकल अथॉरिटी किसको बोलते हैं? फिर लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब होता है म्यूनसिपाल्टीज़, है ना। म्यूनसिपाल्टीज़
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब अपन बोलते हैं ना नगर परिषद जिससे, है ना, वो है। पंचायत इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पंचायत समिति बोलते हैं उसको। पोर्ट ट्रस्ट आजकल कम दिखती है इधर। माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स, है ना, ये सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया है कि वो एजेंसी स्टेट एजेंसी है या एजेंसी ऑफ द स्टेट है कि नहीं। उसके लिए क्या है, एक फॉलोइंग टेस्ट दिया है, मुझे अगली एक टेस्ट दिया है जो आप देखिए अगले स्क्रीन पे आ जाएंगी। वो एक टेस्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसको अपन अथॉरिटी बोलेंगे, लोकल अथॉरिटी बोलेंगे, है ना। नहीं तो कोई भी बोलेंगे हम लोकल अथॉरिटी नहीं है या हम लोकल अथॉरिटी है बोलेंगे। तो उसकी टेस्ट क्या है, तो आप देखो इसकी टेस्ट क्या है। पहली टेस्ट, If the entire share capital of the corporation is held by the government, it would go a long way towards indicating that the corporation is an instrumentality or agency of the government. Yes. Second, यानी क्या है कि पूरा का पूरा शेयर कैपिटल, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल किसका है, गवर्नमेंट का है। पूरा का पूरा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है, यानी उसके ओनर कौन है, गवर्नमेंट है। तो अगर उसकी पूरी ओनर गवर्नमेंट है तो वो क्या है, लोकल अथॉरिटी है। वो क्या है, लोकल अथॉरिटी। दूसरी टेस्ट देखो उसकी, where the financial assistance of the state is so much as to meet almost the entire expenditure of the corporation, it would afford some indication of the corporation being impregnated with government character. यानी क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस किससे आ रहा है, उसको गवर्नमेंट से आ रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पूरे पैसे, जैसे अपन बोलेंगे ग्रांट बोलेंगे उसको, ग्रांट इन एड। वो पूरा ग्रांट इन एड किससे आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है। तो ये दूसरी टेस्ट है। पहली टेस्ट क्या है, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल, पूरे के पूरे पैसे किसने लगाए हैं, गवर्नमेंट ने, शायद स्टेट गवर्नमेंट होंगी, केंद्र सरकार होंगी, किसी ने भी। और दूसरा टेस्ट क्या है उसका कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, जितने भी खर्चे होंगे, खास करके मान लो रोड पे स्ट्रीट लैंप्स लगाना है उनको, रोड बनाने हैं, पानी की व्यवस्था करना है, उसके बाद में ये कोरोना फाइटिंग वाइटिंग करते वक्त उसको कुछ सैनिटाइजर्स का छिड़कारा करना है, दवाइयों का छिड़कारा करना है, मच्छर मारने के लिए कुछ करना है। ये सारे पैसे वहाँ उनको कहाँ से आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलेंगे उसको, गारंटी इन एड बोलेंगे, ये स्टेट से आ रही है। यानी पहला शेयर कैपिटल गवर्नमेंट्स का है, दूसरा हेल्प गवर्नमेंट ही कर रही है, तीसरा whether the corporation enjoys a monopoly status which is conferred or protected by the state. उनका जो स्टेटस है वो मोनोपोली स्टेटस है। खास करके देखो अभी यवतमाल की बात कर रहा हूँ मैं, हम सब लोग यवतमाल की लोकेलिटीज़ में रहते हैं, तो हमको पानी कहाँ से आता है ना, वो टैंकर से आता है, वो छोड़ दो, पर पानी कहाँ से आता है, तो नगर परिषद से आता है ना। और वो मोनोपोली एंजॉय करती है उसमें, वाटर सप्लाई का काम उनका ही है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये इमरजेंसी में टैंकर्स वगैरह अलाउड रहते हैं, वो ठीक है, पर अगर डीपली देखेंगे तो वाटर सप्लाई में उनकी मोनोपोली है, रोड बनाने में उनकी मोनोपोली है, उसके बाद में स्ट्रीट लैम्प्स का जो कुछ भी है उनमें भी उसकी मोनोपोली है ना, उनकी मोनोपोली है। तो मोनोपोली स्टेटस उसको किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। चौथा देखो, Existence of deep and pervasive state control may afford an indication that the corporation is a state agency or an instrumentality. यानी डीप कंट्रोल किसका है, तो गवर्नमेंट का है। देखो अपने यहाँ पे नगर परिषद में कुछ भी थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो अपने को कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, मुझे वो अथॉरिटी को कलेक्टर के पास जाना पड़ता है। यानी डीप कंट्रोल किसका है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर के थ्रू कंसिस्टेंटली वॉच रखती है नगर परिषद जैसे अथॉरिटीज़ पे, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का ही आखिर। पाँचवा, If the functions of the corporation are of public importance and closely related to government functions, it would be a relevant factor in classifying a corporation as an instrumentality or agency of government. पाँचवा क्या है कि पूरा का पूरा जो काम है उनका वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है ना। वो पॉपकॉर्न नहीं बेचेंगी कभी नगर परिषद, है ना, वो कभी भेलपुरी नहीं बेचेंगी, आज़ाद मैदान यवतमाल का उनका ही है, पर कभी नगर परिषद ने देखा कि खुद ने भेलपुरी बेचना शुरू कर दिया, नहीं। तो वो क्या करेंगे, पाँचवें नंबर के हिसाब से पब्लिक इम्पोर्टेंस का ही काम करेंगे, है ना। पब्लिक इम्पोर्टेंस का काम, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, कूड़ा कचरे का मैनेजमेंट, है ना। कचरे वाले गाड़ी तुम कचरा लाओ रहे, वो कौन करता है, तो लोकल अथॉरिटीज़ है ना, वही करता है। कचरा उठाना, उसका मैनेजमेंट करना, सैनिटाइजेशन करना, हॉस्पिटल में भी जो
खास करके कचरा वगैरह रहता है वो भी वो कलेक्ट करती है। हाइजीनिक सिचुएशन मेंटेन करना उनका काम रहता है। सीधा सीधा वो शब्द आप देखो, पब्लिक इम्पोर्टेंस का काम वो करती है। छठवा देखो, If a department of government is transferred to a corporation, it would be a strong factor supporting an interference of the corporation being an instrumentality or agency of government. If department of government is transferred to corporations, it would be strong factor supporting the inference of the corporations being instrumentality of एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का ही एक अंग है, वो गवर्नमेंट का एक पार्ट पार्सल है। गवर्नमेंट्स ही उसको एक बनाती है, शेयर करती है, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का लोकल अथॉरिटी हो गया, है ना। एक बार फिर से मैं तुमको बताता हूँ कि 6 फैक्टर कौन से हैं जिससे अपने को मालूम पड़ेंगी कि वो क्या है ना। 6 फैक्टर्स फटाफट देख लो। पहला फैक्टर क्या है कि पूरा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट्स का है। दूसरा फैक्टर क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट्स के तरफ से आ रहा है पूरा खर्चा। तीसरा क्या है, मोनोपोली स्टेटस है, उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है वाटर सप्लाई में, रोड बनाने में, या कचरे वाली गाड़ी जो है उसमें भी कोई उनको कंपटीशन नहीं है। चौथा है डीप कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट्स का। पांचवा है, समझ जाना आपको आराम से, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन से समझने के लिए लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगता है। तो पांचवा जो है इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के ही वो काम करते हैं, है ना, कोई भेलिया चाट बेचने का काम नहीं करती वो। और छठवा पूरा गवर्नमेंट्स का डिपार्टमेंट करके ही वो काम करती है। गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो आप। Justifiability of fundamental rights. Article 13 gives teeth to the fundamental rights. It lays down the rules of interpretation in regard to laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. देखो आर्टिकल 13 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताती है, एक इंटरप्रिटेशंस के रूल्स देती है। ये इंटरप्रिटेशंस क्या होता है, देखो इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शंस होता है। देखो लॉ देना, लिखना, पढ़ना, उसके पीछे खास बिटवीन द लाइन पढ़ना जरूरी रहता है ना। नहीं तो लॉ तो क्या कोई भी इंग्लिश जिसका है, इंग्लिश के टीचर भी बता देंगे ना लॉ, पर उनके बताने में और एक आधे लीगल नॉलेज वाले रहने के बताने में फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है, देखो वो क्या बताएंगे, रामा इट द मैंगो इतना ही बताएंगे, SVO जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही बताएंगे। पर जिसको लीगल नॉलेज रहता है वो क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है उसका। देखो लॉ में इंटरप्रिटेशन को बहुत महत्व है। मैं 2 वर्ड्स आपको बता के रखता हूँ, ज़िंदगी भर ध्यान में रखो। इंटरप्रिटेशन एक वर्ड और कंस्ट्रक्शन दूसरा वर्ड। जिसको लॉ का इंटरप्रिटेशन करते आया, कंस्ट्रक्शंस करते आया, वो लॉ को बहुत अच्छा समझ सकता है। तो उसके इंटरप्रिटेशंस के रूल्स भी होने चाहिए ना, है ना, और कंस्ट्रक्शंस के भी कुछ रूल्स होने चाहिए, ग्रामर जिसको बोलेंगे अपन लॉ का। तो वो कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 13 में दिया है। फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशंस बहुत खूबसूरत दिया है। इंटरप्रिटेशन मतलब उसको एक्सप्लेन करके या उसको समझने की कोशिश किया है ना। सिर्फ लॉ देना इज़ नॉट इनफ, उसके बिटवीन द लाइन जो रहता है वो इंटरप्रिटेशन है। कोर्ट क्या काम करती है, वही करने का काम करती है। पार्लियामेंट क्या करती है पता है, सिर्फ लॉ को बनाने का काम करती है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है, सिर्फ लॉ बनाने का काम करती है। पर उसको इंटरप्रिटेशन कौन करते हैं, तो जजेस करते हैं, ये लीगल सिस्टम्स करती है, जुडिशियरी करती है। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। आगे है अपने को इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शंस के बारे में कुछ चैप्टर है, पर अभी इतना ही देखो कि आर्टिकल 13 में क्या दिया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मैंने क्या बोला कि 3 ब्यूटीफुल चीज़ें इसमें बहुत लगी मेरे को, एक फंडामेंटल राइट, दूसरा उसका प्रिएम्बल, और तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती बताता है। तो उसमें से फंडामेंटल राइट की जस्टिफिएबिलिटीज या इंटरप्रिटेशन 13 में दिया है। एग्जिस्टिंग लॉज। आर्टिकल 13(1) relates to the laws already existing in force, that is, laws which were in force before the commencement of the Constitution. A declaration by the court of their invalidity, however, will be necessary before they can be disregarded, and declares that pre-constitution laws are void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental rights. इसका मतलब क्या हो गया पता है, जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशंस के पहले बने हुए थे, द लॉ विच वेयर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कमेंस्ड, बताओ जल्दी, मेरे को सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कब से कमेंस्ड हुआ, 26 नवंबर को उसे इनैक्ट किया गया। आपको ये
फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह आएगा, MCQ में आएगा। 26 नवंबर को वो इनैक्ट किया गया, पारित किया गया, सम्मत किया गया और उसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, है ना। फ्लैग होस्टिंग को जाते हैं ना आप नहा धो के 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 1950 से उसको लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशंस का कमेंसमेंट कब हुआ फिर, तो एक 26 नवंबर को उसको इनैक्ट किया, ये शब्द ध्यान में रखना है, और इन फोर्स आ गया वो 26 जनवरी को, 2 महीने के बाद लगभग। 49 और 50 ऐसा है उसका, नवंबर 49 एंड 26 जनवरी 50। तो इनके पहले जो लॉज थे, लॉज बोलेंगे अपन, वो इनवैलिड रहेंगे। अब कौन से लॉ इसके पहले थे, आप कॉमर्स कर रहे हैं तो आपको जनरली मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके पहले था। 1932 का पार्टनरशिप लॉ था, 1956 का कंपनीज लॉ था, है ना। 56 का तो वो बाद में आ जाएगा, पर आप देखो 32 का पार्टनरशिप एक्ट, 1920 का सेल ऑफ गुड एक्ट, 1881 का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस के पहले के हैं। उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, पर कितना तक इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, एज फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ तक कि जहाँ तक वो कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहे। आप बहुत अच्छे से पढ़ो, डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट ऑफ देयर इनवैलिडिटी हाउएवर विल बी नेसेसरी बिफोर दिस दे कैन बी रिगार्डेड डिक्लेयर्स प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर वॉइड। कहाँ तक वॉइड, वॉइड मतलब यूजलेस। कहाँ तक वॉइड, टू द एक्सटेंड, उस हद तक, किस हद तक, दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। यानी सिंपल शब्दों में मैं बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में बनी, उसके पहले के कितने भी लॉज थे अंग्रेज़ों ने बनाए हुए या किसी ने बनाए हुए, वो सारे लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहे हैं, इन्फ्रिंग्ड कर रहे हैं, बीच कर रहे हैं, तो वो इनकंसिस्टेंट माना जाएगा और उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, यूजलेस डिक्लेयर किया जाएगा। समझ गया। फंडामेंटल राइट का अगर इन्फ्रिंज कर रहा है कोई, ऐसा मान लो, ऐसा है तो नहीं, 1872 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ लिखा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट हमारा है, लेट अस कंसीडर कि राइट टू चॉइस है, राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह है। तो इनमें अगर कुछ कर रहा हो, कर नहीं रहा है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, उसका कोई संबंध नहीं आता, एक आधा फंडामेंटल राइट हमारा तोड़ रहा है वो, तो वो लॉ रहेगा वॉइड। वो लॉ कैसा रहेगा, वॉइड रहेगा। Future laws. Article 13(2) relates to the future laws, that is, laws made after the commencement of the Constitution. After the Constitution comes into force, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by Part 3, and if such a law is made, it shall be void to the extent to which it curtails any such right. कितना ईजी है देखो। अभी 1 में क्या बोला है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आने के पहले के जितने भी लॉ है वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट को तोड़ रहे हैं, तो वो वॉइड रहेंगे, यूजलेस रहेंगे, काम के बाहर रहेंगे। वैसे ही सेकेंड क्लॉज क्या बोल रहा है, सेकेंड क्लॉज क्या बोल रहा है, 13 का सेकेंड क्लॉज ये बोल रहा है कि जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 के बाद लॉ बनेंगे। मान लो 1886 में कोपरा बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, 2013 में अभी कंपनी एक्ट रिवाइज हुआ, मान लो उसमें ऐसी खादी प्रोविजंस डाल दी गई गलती से कि जो फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, टेक्स अवे करे, टेक्स अवे मतलब छीन लेना, हिरावून घेणे, हिरावून घेतो आहे तो, एब्रिज्ड कर रहे हैं, एब्रिज करना मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है बाय पार्ट 3 पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट दिया है पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 में जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उस फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कौन सा, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाला लॉ, तो वो लॉ भी वॉइड रहेगा। यानी दोनों भी लॉ वॉइड रहेंगे। फर्स्ट में क्या दिया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशंस, और सेकंड में क्या दिया है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशंस और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस के कौन से लॉज यूजलेस रहेंगे, वॉइड रहेंगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशंस को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को टेक्स अवे कर रहे हैं, हिरावून घेतो है तो छीन ले रहे हैं, एब्रिज कर रहे हैं, वो सारे लॉज क्या रहेंगे, यूजलेस या वॉइड रहेंगे। VOID वॉइड, वॉइड मतलब यूजलेस रहेंगे।
The word law, according to the definition given in Article 13, itself includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law. By the Constitution, 24th Amendment Act 1971, a new clause has been added to Article 13 which provides that nothing in the article shall apply to any amendment of this Constitution made under Article 368. Article 13 came up to the judicial review in a number of cases, and the courts have evolved doctrine like doctrine of eclipse, severability, prosperity, overruling, acquiescence, etc. for interpreting the provision of Article 13. लॉ मतलब क्या होता है? लॉ मतलब क्या होता है? तो लॉ मतलब लॉ ही होता है, पर उसमें क्या क्या आता है? विच इंक्लूड ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस पता ही है ऑर्डिनेंस क्या रहता है? देखो मेरे को भी लिमिटेशंस है कि मैं इतने कम टाइम में इतनी सारी बातें नहीं बता सकता हूँ, पर जितना है अपना सिलेबस के हिसाब से उतना बताना जरूरी है. ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस मतलब राष्ट्रपति यानी पूरे भारत के लिए और राज्यपाल एखादे स्टेट के लिए, गुजरात महाराष्ट्र जैसे अभी भगत सिंह कोश्यारी अपने महाराष्ट्र के राज्यपाल है, वो क्या करते हैं कि जब पार्लियामेंट्स या स्टेट लेजिस्लेचर इनफोर्स नहीं है और ऐसे कुछ विषय है कि जिसके ऊपर लॉ बनाना बहुत आवश्यक है, पार्लियामेंट के शुरू होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, स्टेट लेजिस्लेचर्स के शुरू होने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे इसके लिए वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं. एंड दैट ऑर्डिनेंस विल बी लाइव फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, या जब तक पार्लियामेंट शुरू नहीं होती तब तक. तो वो एक लॉ रहता है. लॉ कौन पास करता है पता है? पार्लियामेंट पास करती है. लॉ कौन पास करता है? स्टेट लेजिस्लेचर फॉर स्टेट एंड पार्लियामेंट्स फॉर होल इंडिया. तो कभी कभी पार्लियामेंट बंद है, बंद मतलब उनका सेशन रहता है ना, विंटर सेशन रहता है, मॉनसून सेशन होता है, देन तो ऐसे जो है उसमें चालू रहता है. मान लो कि 1 महीना पार्लियामेंट बंद है ना, सब खासदार एमपीज एमएलए अपने अपने गांव में चले गए हैं कुछ काम करने के लिए, और तब कोई अर्जेंसी ऑफ मैटर आती है तो सरकार जो है वो ऑर्डिनेंस निकाल सकती है. पर ऑर्डिनेंस क्या है? वो टेम्पररी है. व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस? इट इज़ द टेम्पररी लॉ. देन है ऑर्डर्स. ऑर्डर्स मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिए, जैसे उन्होंने बोल दिया है कि 5 के ऊपर लोग जमा नहीं होंगे, ये एक ऑर्डर है. बाई लॉज है ना. बाई लॉज मतलब क्या है कि जैसे एक संस्था एक यूनियन बनाती है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो बाई लॉज बनाती है. रूल्स है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, जैसे कलेक्टर नोटिफिकेशन निकालते रहता है कि 2 व्हीलर पे सिंगल सीट चलो, जब तक हम बोलेंगे तब तक. ऑटो में इतने ही लोग चलेंगे, एक आधे कार में कितने लोग होंगे, है ना. कस्टम्स बाय यूजेस इन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड द फोर्स ऑफ लॉ. देखो, तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ये सब लॉ में आता है ना. और बाकी इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है. और जो लास्ट का पैराग्राफ दिया है ना, उस पर एक वर्ड्स मैं आपको 2-3 लेक्चर्स के बाद बताता हूँ. डॉक्ट्राइन, ये डॉक्ट्राइन क्या रहता है पता है? डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल होता है ना. डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल होता है. तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है ना, सेवरेबिलिटीज़ है, प्रोस्पेक्टिव है, ओवर रूलिंग है, एक्वेंसेस है. थोड़ा सा पेंडिंग रखो, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा तुमको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना. सोलर एक्लिप्स रहता है, वैसा कोई एक्लिप्स इसमें नहीं रहता. एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल पे ऊपर हावी हो रहा है, या सेवरेबिलिटी, ये बहुत ही गोल्डन डॉक्ट्राइन्स है. डॉक्ट्राइन्स मतलब प्रिंसिपल. एक लैटिन वर्ड है डॉक्ट्राइन्स. डॉक्टर की वाइफ को डॉक्ट्राइन नहीं बोलते, तो ये एक लैटिन वर्ड है. तो एक प्रिंसिपल बताता है वो, है ना. तो कौन से प्रिंसिपल पेंडिंग है? इक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, प्रोस्पेक्टिव्स, ओवर रूलिंग, एक्वाइंसेस एक्सेट्रा. ये थोड़ा सा आगे चल के अपने को है, ठीक है. मैं याद से तुमको बता दूंगा. अभी नेक्स्ट देखो, बस थोड़े से देर रहेगी, 5-1 मिनट को. राइट ऑफ इक्वालिटी. Article 14 to 18 of the Constitution deal with equality and its various facets. The general principle finds expression in Article 14. Particular applications of this right are dealt with in Article 15 and 16. Still more specialized applications of equality are found in Article 17 and 18. देखो, आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है ये किससे डील कर रही है? इक्वालिटी से। बहुत ही अच्छे से देखो प्रोनाउंसिएशन का, इक्वालिटी एंड वेरियस फैसेट्स। द जनरल प्रिंसिपल फाइंड एट आर्टिकल 14 particular applications of rights are dealt in article 15 and 16, still more specialized applications of equality found in 17 and 18। देखो ये इक्वालिटी मतलब क्या है, तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से अगले इसमें समझेगा। अगले इसमें देखो आप इक्वालिटी मतलब क्या है डायग्राम के थ्रू। इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना। मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, देखो 5 ये आइकॉन्स टाइप दिए तुमको, वो पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। ये भी गोल्डन वर्ड्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने रिच को भी उतना ही महत्व, पुअर को भी उतना ही, तुम्हारी कोई कास्ट होंगी अपर कास्ट लोअर कास्ट, वही महत्व है इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होगा, उच्च नीच भाव नहीं रखेंगे हम, महत्व बहुत नहीं रखेंगे किसी को, या किसी को कम नहीं रखेंगे। कौन से ग्राउंड्स पे, आधार पे भेदभाव नहीं करना? रिलीजन, रिलीजन मतलब तुम हिंदू हो, क्रिश्चियन हो कि मुस्लिम हो। रेस, रेस मतलब वंश, एखादा जाट हो कि राजपूत हो, ये नहीं देखेंगे हम। एखादी कास्ट, एखादी कास्ट में कोई ब्राह्मण हो कि और कोई क्षत्रिय हो या कुछ और हो, वो भी नहीं देखेंगे मुझे लॉ के सामने। और स्टेट नहीं देखेंगे ये। सेक्स यानी मेल है कि फीमेल है। प्लेस ऑफ बर्थ, आप एखादे छोटे से गांव में बर्थ लिए हो कि बड़े महानगर में या मीडियम शहर में बर्थ लिए हो, या गुजरात में बर्थ लिए कि और एखादे आंध्र प्रदेश में बर्थ लिया या महाराष्ट्र में बर्थ लिया, ये कुछ नहीं देखेंगे। मुझे देखेंगे नहीं मतलब इन द सेंस इसको इग्नोर करेंगे जब ट्रीटमेंट दे रहे वो। और नीचे का क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब खास करके गवर्नमेंट्स के जॉब, उसमें भी आपको इक्वालिटी मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि बिहार के लोगों को बहुत महत्व मिलेगा तो महाराष्ट्र के लोगों को कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़, ये अनटचेबिलिटी बहुत पहले था, बहुत पहले था, अभी तो नहीं रहा। छुआछूत बोलते हैं उसको, है ना। कुछ लोअर कास्ट के लोगों को अपर कास्ट लोग छूते नहीं थे, टच नहीं करते थे, उनको पानी नहीं पीने देते थे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो वो नहीं रहेगा। और एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, है ना। टाइटल्स मतलब उसको जो नाम होता है उसका, मुझे जिससे उसको घृणा आती है, कहता दलित ये वर्ड है या ऐसे कुछ वर्ड्स है तो वो टाइटल्स बोलेंगे, तो वो टाइटल्स भी एबोल्यूशन हो जाएगा, है ना। या पाटिल एक वर्ड्स है, ये टाइटल है ना। तो जो पुराने ज़माने में थी सिस्टम्स, इसके बारे में आगे आगे थोड़ा सा है, तो वो सारी सिस्टम्स हटा दी जाएंगी। इसको बोलते इक्वालिटी। एक बार फिर से देखो, राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या है? इक्वल बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जाति पे ऊपर भेदभाव नहीं होगा, या मेल है कि फीमेल है उसके बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी सबको गवर्नमेंट्स के इसमें सेम मिलेगी। उसके बाद में छुआछूत नहीं रहेगी। और जो टाइटल्स होते थे पुराने ज़माने के, वो टाइटल्स जो है वो भी एबलिश हो जाएगा। Equality before the law and equal protection of the law. Article 14 of the Constitution says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. देखो क्या बोल रहा है वो, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, ये जरूरी है। लॉ के सामने, जज के सामने, जुडिशियरी के सामने, पुलिस अथॉरिटी के सामने, स्टेट के सामने, सबके सामने इक्वालिटी रहेगा। अपन लॉ देखेंगे तो जुडिशियरी के सामने सबको सेम महत्व रहेगा। पहले तो अंग्रेजों के ज़माने में बहुत बार केसेस होती थी तो उसके सामने उसकी कास्ट भी लिखी जाती थी, है ना। ये राजपूत है, महार है, एक आधा और कुछ है, तो वो भी लिखा जाता था। अब ये सब बंद हो गया, है ना। लॉ में ऐसा कभी कास्ट नहीं लिखते कि ये खुद भी है, ये और कोई कास्ट का है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि इक्वालिटीज़, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है? स्टेट, स्टेट मतलब अपन ने क्या देखा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी, नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारत के सीमाओं में, भारत के मर्यादाओं में, भारत के बाउंड्री में लॉ के सामने सभी को इक्वालिटी मिलेगी और प्रोटेक्शन भी इक्वल मिलेगा। इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा किसको? सभी को, भारत के नागरिक को।
As is evident, Article 14 guarantees to every person the right to equality before the law or the equal protection of the laws. The expression equality before the law, which is borrowed from English common law, is a declaration of equality of all persons within the territory of India, implying thereby the absence of any special privilege in favor of any individual. Every person, whatever be his rank or position, is subject to the jurisdiction of ordinary courts. देखो उसकी रैंक कुछ भी हो, कलेक्टर हो, उसकी रैंक कुछ भी हो, वो चीफ मिनिस्टर हो, उसकी रैंक कुछ भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी रैंक कुछ भी हो, वॉट एवर इट में भी, उसको इक्वल ही ट्रीटमेंट मिलेगी, उसको इक्वल ही ट्रीटमेंट मिलेंगी। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, है ना, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। The second expression, the equal protection of the laws, which is based on the last clause of the first section of the 14th Amendment to the American Constitution, directs that equal protection shall be secured to all persons with the territorial jurisdiction of the Union in the enjoyment of their rights and privileges without favoritism or discrimination. देखो फेवरेटिज्म भी नहीं होना, यानी इसको ज़्यादा महत्व, और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना, उसको कम महत्व, भेदभाव भी नहीं होगा। अमेरिकन प्रिंसिपल, उसके बाद में हमने जो बाकी के ये देखे हैं, इंग्लैंड से भी कुछ प्रिंसिपल डिराइव किए हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक बहुत ही गोल्डन चीज़ जो हमने अडॉप्ट किया। देखो एंथोलॉजी समझती है तुमको? एंथोलॉजी मतलब एक आधी अच्छे अच्छे फूल चुन के लाए अपन ने और एक आधे जगह पे रखे तो उसको अपन एंथोलॉजी बोलेंगे। उस टाइप का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने अमेरिका से कुछ अच्छी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया है, हमने एक आधे इंग्लैंड से बहुत अच्छी बात लिया है, हमने लैटिन जुडिशरी सिस्टम से कुछ बात, और ये सबका एक बंच बना के डॉक्टर अंबेडकर है, राजेंद्र प्रसाद थे और उनकी जो टीम थी, उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये बनाई हुई है। और इसलिए ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है ना, आप उसको पॉजिटिव नज़र से देखो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अमेरिकन से आई हुई है ना। तो अब देखो इसमें जो चीज़ है, आज के लिए इतना ही अपन करेंगे। ये वीडियो कैसे लगा आप बताओ, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना है तो वो भी बताओ, लेकिन सब लोग इसको सीरियसली करो। सीरियसली इसलिए है कि और 15 दिन लॉकडाउन अगर नहीं खुला तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा और अपना लोड बढ़ जाएगा अननेसेसरी। अपन कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस नहीं कर सकते। यू आर द एक्टिव स्टूडेंट, आप CS कर रहे हो तो एक्टिव स्टूडेंट्स हो, पूरा अच्छे से करो। मैं उसके बाद में टेस्ट कंडक्ट करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सिंसियरली देखो। टेस्ट मैं ऑनलाइन ही लूँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेगी, गूगल के थ्रू अपन टेस्ट लेंगे उसकी कुछ टॉपिक्स होने के बाद, ठीक है ना। सब लोग रेगुलरली अटेंड करो, ठीक है। मुझे समझ में आता है कौन देख रहा है और कौन नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे, है ना, उसकी प्रेजेंटिंग मेरे को समझ में आ जाती है। ओके, हैव अ वेरी वंडरफुल डे। ओके, गुड डे, गुड नाइट।